Hey guys, hello everyone and welcome all of you in this session of Bollywood। मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा और मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ मैकमिलन बुक की कंप्लीट कंप्लीट कंपाइल्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें आपको एक ही जगह पर चारों मॉड्यूल का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपकी मैकमिलन बुक में गिवन है एक जगह पर आपको सॉल्व मिलेगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड लॉजिक। सो एंजॉय द सेशन एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। गो फॉर इट। मैं नाम आपको बता चुका हूं, पीएचडी हूं मैं कॉमर्स में, कंपनी सेक्रेटरी हूं, चार्टेड अकाउंटेंट हूं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट मैंने क्रैक किया हुआ है, आईआईएम बैंगलोर एंड श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दोनों से मैंने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स किए हैं। मास्टर्स इन कॉमर्स मेरा किया हुआ है और हार्वर्ड एंड येल दो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, उनके साथ भी मेरा एक सर्टिफिकेशन कोर्स में एसोसिएशन रहा है। लगभग 15 ईयर्स से मैं अकेडमिक्स में हूँ और ये मेरा एक सिंपल छोटा सा अकेडमिक इंट्रोडक्शन है। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है आज का आपके सामने है। सेशन को सब लोग प्लीज लाइक एक बार जरूर कर लीजिएगा और जवाब देना शुरू कीजिए। थैंक यू सचिन जी, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा बहुत ही है, कुछ खास अचीवमेंट नहीं है। रेगुलरली हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं बस, तो ठीक है, थोड़ा सा अवेयरनेस बनी रहती है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? नॉट पूछा है, ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट पूछा है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, बिल्कुल सही बात है। क्या इनकम टैक्स की रेट इंडिविजुअल और कंपनी के लिए सेम होती है? बताइए, क्या लगता है आपको? क्या इनकम टैक्स की रेट इंडिविजुअल और कंपनी के लिए सेम होती है? नहीं। इंडिविजुअल टैक्स देता है स्लैब रेट के हिसाब से, कंपनी सीधा सीधा 25 से 30% के टैक्स ब्रैकेट में चली जाती है। बिल्कुल रिंकी जी, सचिन जी, मिस्टर के, रमैया जी, रेड्डी साहब, सुधा कुमारी जी, संतोष जी, बिल्कुल सभी हमारे साथी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, आपने डोनेशन दिया है सर्टेन फंड्स को, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, बताइए कौन से सेक्शन में आपको इसका डिडक्शन मिलेगा? अगर आपने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को डोनेशन दिया है तो कौन से सेक्शन में आपको उसका रिबेट मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा? सेक्शन नंबर बताइए। बहुत बढ़िया रेड्डी साहब, बिल्कुल सही गाड़ी पकड़ी है हमने। और बताइए। देखिए, बहुत आसान है, ये तो आपके इन्वेस्टमेंट्स पे डिडक्शन है, ये मेडिक्लेम है, ये अगर आप किसी अगर आप दिव्यांग जिसे हम बोलते हैं, अगर आप या आप किसी सीरियस बीमारी में हैं तो आपको 80 यू मिलेगा। तो 80 जी जो है साइंटिफिक सेक्टर के लिए आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सभी साथी एकदम सही, ऐसे ही जवाब बस देते चलो आप। एक इंडिविजुअल है जिसे एक ऑप्शन मिला है कि वो एग्जिस्टिंग टैक्स रेट सिस्टम में टैक्स देना चाहता है या एक नया कंसेशनल सिस्टम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है उसमें टैक्स देना चाहता है। तो बताइए, क्या लगता है आपको? वो कौन सा सेक्शन है, वो कौन सा सेक्शन है जो कि नया कंसेशनल टैक्स रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में इंट्रोड्यूस किया है? इनकम टैक्स एक्ट आप जानते हो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना। बहुत बढ़िया, सभी जो साथी हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 115 बीएसी, बिल्कुल दीपा जी, सचिन जी, रिंकी जी एंड सुधा कुमारी जी और सभी साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 115 बीएसी वो सेक्शन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पिछले मई अटेम्प्ट में इसको पूछा गया था, वापस रिपीट होने के चांसेस हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, जहां पे हम डेफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटीज के बारे में बात करते हैं? तो बहुत बेसिक सी बात ये भी समझिए कि डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होती क्या है। इतना समझिए कि जो टैक्स मेरे को आज देना था
गवर्नमेंट ने बोला बाद में दे देना, तो कभी ना कभी तो देना है मुझे, ये मेरी लाइबिलिटी है, लेकिन थोड़े समय के लिए डेफर हो गई, आगे खिसक गई। डेफर्ड टैक्स एसेट क्या है? कोई टैक्स था मुझे बहुत बाद में देना था, लेकिन मैंने उसे आज ही पे कर दिया, तो वो मेरे लिए क्या बन गया? एक एसेट बन गया, क्योंकि आगे जाके वो एडजस्ट हो जाएगा। सो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी के बारे में एक बात कहते हैं, वो इनमें से कौन सी बात है जो करेक्ट है? बहुत, ये आपको लगेगा टेक्निकल क्वेश्चन है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या डेफर्ड टैक्स एसेट को करंट एसेट बोल सकते? क्यों बोलेंगे? अरे जब आपका नाम सचिन है तो हम आपको जबरदस्ती चिंटू क्यों बोलेंगे? कोई मतलब नहीं है ना। जब मेरा नाम ऑलरेडी डेफर्ड टैक्स एसेट है, तो मुझे और किसी नाम से जबरदस्ती क्यों बुलाया जाएगा? दैट इज सी। क्या कहता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि डेफर्ड टैक्स एसेट को आप करंट एसेट के नाम से नहीं पुकार सकते। ये सच बात है। क्या हम उसे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी पुकार सकते हैं? क्यों पुकारेंगे? जबरदस्ती नाम क्यों बदलेंगे? करंट लाइबिलिटी बुला ले? नहीं, नहीं बुलाएंगे, नहीं मानेंगे हम आपकी बात। करंट एसेट बुला लेते हैं सर, नहीं मानेंगे। भाई मेरा नाम है, जो मेरा नाम है उसी से मुझे बुलाओ, काहे मेरे नाम को इतना बदल रहे हो? बताइए। टैक्स लॉ डज नॉट अलाउ एन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर द डिसअलाउड अमाउंट विल बी रिजल्टेड। बहुत आसान से एग्जाम्पल से क्वेश्चन को समझो आप। आपने बोला कि मेरा खर्चा हुआ, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मैंने बोला नहीं हुआ है। आप बोल रहे हो खर्चा हुआ है, मैं बोल रहा हूं नहीं हुआ है। आपका किया हुआ एक खर्चा हम नहीं मान रहे, इसकी वजह से आप पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी? क्या आपका डेफर्ड टैक्स एसेट बढ़ जाएगा? क्या आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी? नन ऑफ दी अबव। क्या लगता है आप? बहुत सिंपल सी बात है। आपने बोला मेरा प्रॉफिट 20 लाख, मैंने बोला नहीं 30 लाख। अरे सर वो 10 लाख खर्च किए थे, हम नहीं मानते उन 10 लाख के खर्चे को। होगा क्या? आपके हिसाब से टैक्स लगना था 20 लाख पे, मैंने लगवा दिया कितने पे? 30 लाख पे। आपकी जो करंट ईयर में टैक्स लाइबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। दैट इंक्रीज योर करंट टैक्स। ये पहला चैप्टर था आपका रिलेटेड टू इनकम टैक्स। बताओ साहब, यहां तक किसी को कोई क्वेरी है क्या? नहीं श्रीकांत जी, कोशिश आपने बढ़िया की है। रेड्डी साहब, कोशिश आपने भी बढ़िया की है, लेकिन दीपा जी और सचिन जी ने सही बात बताई है। बिल्कुल करंट टैक्स आपका बढ़ जाएगा। बताओ, पहले वाले टैक्स वाले मामले में किसी के मन में कोई दुविधा, शक, शिकायत, तकलीफ, थकान, कुछ भी? बताइए, बताओ बताओ जवानों बताओ। फिर बात करते हैं जीएसटी। बट एक बार सब लोग लाइक कर लो और बता दो कि सर इनकम टैक्स वाले तो 5 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। फिर जीएसटी के 5 करते हैं। बताओ। जीएसटी किस पे लगेगा? गुड्स एंड सर्विसेज पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, लीज पे, सब पे लगेगा। बताओ चारों में से क्या करेक्ट आंसर? लाइक करते चलो, जवाब देते चलो। सचिन जी फिफ्थ वाला क्या कह रहा था? बड़ी सिंपल सी बात है। आप कह रहे हो आपका प्रॉफिट 20 लाख, मैं कह रहा हूं आपका प्रॉफिट 30 लाख। 10 लाख का डिफरेंस क्यों आ रहा है? आप बोल रहे हो कि सर वो हमारी शादी में 10 लाख खर्च हुए थे, वो आप क्यों नहीं मान रहे? मैं बोल रहा हूं साहब वो 10 लाख आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर है, कंपनी की पी&एल से क्यों माइनस कर रखा है? आप बोल रहे हो 10 लाख ज्यादा खर्च हुए हैं, मैं बोल रहा हूं 10 लाख खर्च नहीं हुए। मैं आपका खर्चा डिसअलाउ कर रहा हूं, तो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। जीएसटी वाले का जवाब दो, आप बताओ। सब पे लगेगा, चाहे आप गुड्स बेच रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, लीज सर्विसेज दे रहे हो। लीज भी तो सर्विस ही है। सभी केसेस के अंदर क्या होगा? आपके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो ऑल ऑफ दी अबव हमारा आंसर होगा। आंसर देते चलो, ठंडे कैसे हो गए? इतना टफ तो नहीं था यार क्वेश्चन ये।
जवाब देते चलो, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन जीएसटी के क्राइटेरिया में नहीं है? ऐसा एक ट्रांजैक्शन है इसमें जो जीएसटी के क्राइटेरिया में नहीं है। जीएसटी के में क्या है, ये तो किसी के भी क्राइटेरिया में नहीं है। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे आगे, ये देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। और ये कहकर जब आदमी ये कहने लगे कि भाई, भाई ये तू मेरा, जहां पे दुश्मन भी दोस्त हो जाए और जहां पे सारी दुनिया सिर्फ खुश नजर आए, ऐसे कामों को जीएसटी में सरकार कभी नहीं डालती। दैट इज, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, ये जीएसटी में नहीं आता साहब, याद रखिएगा। बताइए, क्या लगता है आपको जीएसटी के सिस्टम में थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उत्तराखंड, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश? इसका जवाब चाहिए मेरे को। ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसके बेसिस पे आप बताइए कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसके अंदर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या है। आप समझिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट से मतलब क्या है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट से मतलब है कि आपने किस लिमिट तक का माल बेचा, कितने लिमिट तक की सर्विसेज दी, तब तक तो रजिस्ट्रेशन आपको नहीं कराना, लेकिन उसके बाद फिर आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपकी बुक में जो इसका आंसर दिया गया है वो गलत दिया गया है ना, ध्यान रखिएगा। आपकी बुक में इसका आंसर गलत दिया गया है, ये ठीक करना है आपको। ये क्या लिमिट है अब याद रखिएगा, 20 लाख की लिमिट है। जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट हैं उनका 20 लाख का टर्नओवर का लिमिट जो है। पहले ये 10 लाख था, तो आपकी किताब में 10 लाख आंसर दे रखा है, लेकिन वो सही आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा? 20 लाख। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट। जीएसटी इज है, इज। बताओ, नॉट करेक्ट पूछा है। बहुत आसान है, ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे बहुत इजी हो जाएगा। बताइए, क्या जीएसटी से धंधा करना डिफिकल्ट हो गया है? अब एक आम आदमी के नजरिए से आप बोल सकते हो कि हो गया होगा, लेकिन किताबी तौर पर यह बात सही नहीं है। जीएसटी से काम जो है आसान ही हुआ है, ऐसा मानना है हर एक सरकार का। अब हर व्यापारी का अपना एक नजरिया इसमें हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताइए, कौन से टैक्सेस को जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है? पूरी तरह से इनमें से कौन से टैक्सेस हैं जिन्हें जीएसटी ने रिप्लेस कर दिया है? बताओ आप। क्या सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सबको रिप्लेस कर दिया है क्या जीएसटी ने? रिप्लेसमेंट की जगह कई बार आपको ऐसा वर्ड भी मिल सकता है, सबस्यूम्ड। सबस्यूम करना और रिप्लेस करना एक ही बात है। सबको कर दिया है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम सब लोग। बहुत बढ़िया, सबको रिप्लेस कर दिया है। दीपा जी, रेड्डी साहब, सचिन जी और श्रीकांत जी, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। श्रीकांत तलवार जी हैं आप? अच्छा ठीक है, मुझे लगा श्रीकांत तिवारी जी हैं। बुरा मत मानिएगा, पर श्रीकांत तिवारी अगर सेशन में है तो फिर मामला गंभीर है। चलिए, आई एम जस्ट जोकिंग, ताकि थोड़ा सा माहौल, सुबह से थक गए होंगे आप भी, थोड़ा लाइट बना रहे। बताइए, अब कॉस्टिंग के 5 सवालों की बात करते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंसी इन्वॉल्व मेनली बिकॉज, कॉस्ट अकाउंटेंसी ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी। कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म ही क्यों हुआ?
गवर्नमेंट ने इसे कंपलसरी बना दिया। मोदी जी ने बोला कि मित्रों कॉस्टिंग के रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। क्या ये रीजन है? नहीं। क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग काफी नहीं थी? बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से शेयर होल्डर्स की ऐसी डिमांड थी कि हमारी मांगे पूरी करो और कॉस्ट के अकाउंट्स बना के दो? ऐसा भी नहीं है। क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी इसमें इंटरेस्टेड थे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको इस बात से। क्या जवाब हो जाएगा हमारा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आंसर क्या होगा हमारा? बी बिल्कुल सही जवाब है, एब्सोल्युटली करेक्ट सभी साथियों का। चलिए सेकंड क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज मेनली यूज्ड बाय। तो ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, पहली बात तो ये जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो डिसीजन मेकिंग में काम आती है। इसमें काम आएगी ये डिसीजन मेकिंग। अब कौन इसको यूज करता है? मैनेजर, इन्वेस्टर, बैंकर या सारे स्टेक होल्डर्स? क्या लगता है आप? बहुत बढ़िया। इस वाले क्वेश्चन में गलती होने की बहुत चांसेस होती है, जैसा कि सुधा कुमारी जी ने गलती कर दी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको तकलीफ दे सकता है, याद रखना। इन्वेस्टर बैंकर को नहीं दी जाती है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट, किसको दी जाती है? सिर्फ मैनेजर्स को दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इनके अलावा बाकी लोगों को इसका कोई पर्पस नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ कॉस्ट यूनिट? इनमें से क्या एक कॉस्ट यूनिट बन सकती है? किलोमीटर, किलो लीटर, किलोग्राम या ऑल ऑफ दी अबव? कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट यूनिट का मतलब जानते हो ना, जिसकी पर यूनिट पर हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। पर यूनिट फॉर विच कॉस्ट इज कंप्यूटेड। बताओ। लाइक करने में कंजूसी मत करना है आप। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तीसरे में क्या होगा? बिल्कुल दीपा जी सही जवाब है। ये सभी बन सकती है, किलोमीटर, किलो लीटर और किलोग्राम, सब कॉस्ट यूनिट के टाइप है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ टूल यूज्ड इन। फाइनेंशियल प्लानिंग को एज अ टूल कहाँ यूज किया जाता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में या इन सब में? बताइए साहब। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए। संतोष जी एक बार फिर से सोचिए आप इस बारे में। श्रीकांत जी आपसे गलती की उम्मीद नहीं है, फिर से सोचिए। फाइनेंशियल प्लानिंग, प्लानिंग किसके लिए की जाती है? फ्यूचरिस्टिक डेटा के लिए। प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटी के लिए की जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी किस पर बेस्ड है? हिस्टोरिकल डेटा पर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम यही तो बताते हैं पिछले एक साल में क्या क्या किया आपने। कॉस्ट अकाउंटिंग पर भी किस पर बेस्ड है? हिस्टोरिकल डेटा पर, पिछले एक साल में कितनी कॉस्ट आपकी आई। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी चीज है जो कि किससे रिलेटेड है? फ्यूचर में रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए। तो आंसर क्या होगा हमारा इसमें? सी आंसर होगा। बताओ, ये गलती एग्जाम में तो नहीं करोगे? दिखने में बहुत आसान दिखता है लेकिन एग्जाम में नंबर खा जाएगा ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। ये ऑल ऑफ दी अबव वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, उनके बारे में एक बार थोड़ा सा ठंडे दिमाग से हमेशा सोचा कीजिए। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन इशू करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे हमको पता है कि साहब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो ICAI इशू करता है, IFRS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इशू करता है। अमेरिका के लिए गैप, यूएस के जो गैप है वो फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अमेरिका वाला इशू करता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड CAS कौन इशू करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, इसे शॉर्ट में ICAI इसे भी बोलते हैं और इसे भी बोलते हैं। इनको ICWAI भी बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और इनको ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये तीनों इन्हीं के नाम है। कंफ्यूज मत होइएगा कभी एग्जाम में, अगर एब्रीविएशंस दे दिए जाएं तो कंफ्यूज मत होना।
चलिए बताइए, इनमें से क्या एक डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है? नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है जो यूज्ड इन प्रोडक्शन, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से जुड़ी हुई और प्रोडक्शन में काम आ रही है। इनमें से एक चीज ऐसी है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में काम नहीं आती है। बताइए क्या आएगा? बिल्कुल, नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। क्या क्या आते हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में? दो नाम आपको जरूर याद रखने, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और एक होता है सेलिंग ओवरहेड। कभी कभी ऑफिस ओवरहेड के नाम से भी दिखेगा। ये सब क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ओवरहेड का मतलब क्या होता है? जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को और आसान भाषा में कैसे याद रखोगे? कॉमन एक्सपेंसेस। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, अब वहां पे 10 प्रोडक्ट बन रहे हैं, बिजली का बिल कौन से प्रोडक्ट के मत्थे मड़ा जाएगा तय नहीं कर सकते, सब में बांट देंगे उनके हिसाब से। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए सेकंड क्वेश्चन का जवाब दीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन यूटिलाइज द प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम? इनमें से क्या प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम को यूटिलाइज कर सकता है? मतलब इनमें से कौन से बिजनेस में प्रोसेस कॉस्टिंग लगेगी? अरे आंसर आ गया इसमें, किस्मत अच्छी है आपकी। चलिए अब आंसर आ गया तो मुझे तो आप ये बताइए कि जो इसके बाद इसके अलावा जो तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इन तीनों ऑप्शंस के अंदर कौन कौन से कॉस्टिंग सिस्टम्स अप्लाई होंगे? बताइए। जैसे पेट्रोलियम तो आंसर हो गया आपका। होटल इंडस्ट्री में कौन सी कॉस्टिंग सिस्टम लगती है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का ही दूसरा नाम क्या है? सर्विस कॉस्टिंग। शिप बिल्डिंग में कौन सा कॉस्टिंग सिस्टम लगेगा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। छोटा मोटा काम नहीं है शिप बनाना, अपने आप में पूरा एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की जगह आप इसमें जॉब कॉस्टिंग भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है एग्जाम में क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं। बड़ा जॉब है बट स्पेसिफिक ऑर्डर पर ही आप शिप्स बनाते हो। कंस्ट्रक्शन में क्या लगेगा? वही कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये आप याद रखिएगा, यहां से आपको कंफर्म एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। होटल के अंदर जॉब कॉस्टिंग नहीं लगेगी, ध्यान रखिएगा, है ना। होटल के अंदर क्या लगेगी? सर्विस कॉस्टिंग लगेगी। ठीक है। बताइए, एस्केलेशन क्लॉज इज नॉर्मली अ पार्ट ऑफ। एस्केलेशन क्लॉज इनमें से कौन से इंडस्ट्री में या कौन से ट्रांजेक्शन में सबसे ज्यादा यूज होता है? एस्केलेशन क्लॉज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एस्केलेशन क्लॉज किसमें यूज होता है सबसे ज्यादा? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। होता क्या है एस्केलेशन क्लॉज? इफ ड्यू टू इन्फ्लेशन, अगर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और लेबर बढ़ जाती है, देन कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी प्रोपोर्शनेटली। इसको बोलते हैं एस्केलेशन क्लॉज। बताइए, तो पहले भी आ गया लेकिन क्वेश्चन बदल गया, ऑप्शंस बदल गया। इनमें से क्या एक कॉस्ट यूनिट है? इनमें से क्या एक कॉस्ट यूनिट की कैटेगरी में आएगा? क्या लगता है बताइए। इनमें से क्या एक कॉस्ट यूनिट की कैटेगरी में आएगा?
बहुत बढ़िया, सब आएंगे। किलोवाट आवर, इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड यूनिट बोलते हैं, ये बात और याद रखिएगा। जब एक ही यूनिट में एक से ज्यादा चीजें इन्वॉल्व हो, किलोवाट भी है और आवर्स भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड यूनिट बोलेंगे। बट ये सबके सब क्या है? कॉस्ट यूनिट के एग्जाम्पल्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ लाइकली टू यूज सर्विस कॉस्टिंग? इनमें से कहां पर सर्विस कॉस्टिंग का यूज होगा? यहां पे याद रखिएगा, लाइकली नहीं होना चाहिए, नॉट लाइकली होना चाहिए। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ऑफ नॉट लाइकली टू यूज सर्विस कॉस्टिंग? इनमें से किस में सर्विस कॉस्टिंग का यूज नहीं होगा? या इन तीनों में तो सर्विस कॉस्टिंग का यूज होगा, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई और कंसल्टेंसी। लेकिन सीमेंट कंपनी के अंदर जो है वो सर्विस कॉस्टिंग का यूज नहीं होता। सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर हम प्रोसेस कॉस्टिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे नॉट होना चाहिए। या तो बुक में कोई टाइपिंग एरर है, या हो सकता है मेरे टाइपिस्ट से कोई गलती हुई। बताइए, यहां तक एक बार पहले बताइए, आप सभी लोगों को सारी बातें क्लियर है? एक बार यहां तक का एक रेस्पॉन्स मुझे दीजिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बातें आपको समझ में आ रही है, कहीं कोई क्वेरी तो आपके मन में नहीं है? पहले ये बताइए, फिर आगे की बात करते हैं। बताइए साहब। ऑल क्लियर? कैसा लग रहा है? सब बढ़िया चल रहा है? लाइक वाइक सबने कर लिया आपने? चैट सेक्शन को एक बार मिनिमाइज करके लाइक कर लो। मैं हर बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, आप इन सेशंस को चाहे लाइव देखें चाहे रिकॉर्डेड, जैसे आज तो सब लोग बढ़िया पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे ही आपको पार्टिसिपेट करना है। फायदा क्या है? आपकी एक बेटर प्रैक्टिस हो जाती है। चलिए बताइए, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंसेस कैन इंक्रीज। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं। कब? अगर आपकी एक्टिविटी का लेवल बढ़ जाए। फिक्स ओवरहेड, इसका नेचर ही क्या होता है? ये फिक्स होते हैं। अगर आपका प्रोडक्शन मान लीजिए पहले 50,000 यूनिट था, तब आप 5 लाख रुपए खर्च कर रहे थे। अब आपने प्रोडक्शन 80,000 यूनिट कर दिया। बताइए, क्या फिक्स ओवरहेड बढ़ जाएगा? एक्टिविटी का लेवल बढ़ने पर, क्या एक्टिविटी का लेवल बढ़ने पर फिक्स एक्सपेंसेस बढ़ते हैं क्या? प्रोडक्शन का क्वांटम बढ़ाने पर नहीं बढ़ते। ठीक है। क्या आपने फिनिश गुड्स की प्राइस बढ़ा दी? प्राइस बढ़ने से खर्चे बढ़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंज इन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और इंक्रीज इन द सैलरी ऑफ सुपरवाइजर। बी और डी के बीच में मैंने आपको छोड़ दिया। बताइए, क्या लगता है आपको, क्या इसका आंसर होगा? मैंने आपको बी और डी के बीच में छोड़ दिया। बढ़िया सचिन जी, बहुत बढ़िया। दीपा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए समझिए आप, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन का तरीका बदलने पर फिक्स एक्सपेंसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आप सुपरवाइजर की सैलरी बढ़ा दोगे, तो फिर परमानेंटली ही आपको उसे ज्यादा पे करना पड़ेगा ना। आप टेम्पररी थोड़ी सैलरी इंक्रीमेंट करते हो। तो सैलरी इंक्रीमेंट जो होता है, ये आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ा देता है। इसीलिए बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताइए, कौन सा एक कैटेगरी नहीं है? स्टैंडर्ड्स आर नॉर्मली क्लासिफाइड। जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हम खर्चों को एक स्टैंडर्ड्स में बांटते हैं। इनमें से क्या एक ऐसा है जो उन स्टैंडर्ड्स की कैटेगरी में नहीं आता? फिक्स स्टैंडर्ड, बेसिक स्टैंडर्ड, आइडियल स्टैंडर्ड, करंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड। बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं इसके। ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। ए आएगा आंसर, बिल्कुल सचिन जी। बाकी सबकी कोशिश बहुत बढ़िया है, बट आंसर ए आएगा। फिक्स स्टैंडर्ड जैसा कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। स्टैंडर्ड या तो
बेसिक स्टैंडर्ड होता है जो आपका मिनिमम लेवल ऑफ अचीवमेंट है, उसे बेसिक स्टैंडर्ड बोलते हैं कि कम से कम आपको इतना तो मिनिमम परफॉर्म करना ही पड़ेगा, दैट इज बेसिक स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के का मतलब श्रीकांत जी होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को आप इस तरीके से समझिए कि जब आप एक बिजनेस चलाते हो तो आपको पता होता है कि मैं साल के पहले दिन बैठकर ये स्टैंडर्ड तय करता हूं कि मुझे मटेरियल पर इतना खर्च करना है, लेबर पर इतना खर्च करना है, ओवरहेड्स पर इतना खर्च करना है। जैसे कि अभी आपके घर में भी जब दिवाली का मौका का समय आता है तो एक अंदाजा आप लोग बनाते हो ना, मैं इतना खर्च करना है। अब एक्चुअली में कितना खर्च होगा वो बात की बात है। तो स्टैंडर्ड्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप आफ्टर परफॉर्मेंस ये तय कर सको कि आपने एज पर स्टैंडर्ड काम किया या नहीं किया। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट का एडवांस में अंदाजा लगाकर रखते हैं। बेसिक स्टैंडर्ड जो मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए, आइडियल स्टैंडर्ड जो बेस्ट हो सकता है, बेस्ट मार्केट में बेस्ट क्या हो सकता है, दैट इज आइडियल स्टैंडर्ड। इसको कैसे याद रखोगे, मिनिमम, ये क्या है, बेस्ट। करंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड, आज आपके पास जो रिसोर्सेज है, आप सोच रहे हो कि मिनिमम दाल रोटी तो खानी है, बेसिक स्टैंडर्ड। मजा आ जाए अगर आज हमको 3 पनीर की सब्जी, 2 अलग अलग तरीके की दालें, 3 तरीके की मिठाइयां, 56 पकवान मिले, ये हमारा है बेस्ट। करंटली अटेनेबल, ये 56 पकवान का जब सपना आप देख रहे थे, सपना देखते देखते जेब में हाथ चला गया, आपका पॉकेट में हाथ चला गया, पॉकेट से हाथ जब बाहर आया तो 50 रुपए निकले। करंटली अटेनेबल स्टैंडर्ड, सपना तो आपने 56 पकवान का देखा है लेकिन मिलेंगे 2 ही, सिंपल दाल और 2 चपाती, वो भी 50 रुपए में आजकल कहीं मिल जाती हो तो करंटली अटेनेबल आपके अवेलेबल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है।